Hello everyone. In this class I am going to start the refrigeration part of our subject. ठीक है, प्रीवियसली हमने क्या देखा था? कंप्लीट ग्लिम्स ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. अगर कंप्लीट ग्लिम्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने कंप्लीटली मेमोराइज कर लिया तो इस रेफ्रिजरेशन पार्ट में, इवन एयर कंडीशनिंग पार्ट में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है. ठीक है, बहुत स्मूथ फ्लो कर सकते हैं हम अगर आपने ग्लिम्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ग्लिम्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स को प्रॉपरली आपने मेमोराइज कर लिया तो. ठीक है, रेफ्रिजरेशन मैथमेटिकल पोर्शन पे आने पे से पहले थोड़ा सा कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं हम, उसके बाद हम मैथमेटिकल पोर्शन पे आएंगे. ठीक है, एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज एग्जैक्टली द रेफ्रिजरेशन. रेफ्रिजरेशन फिनोमेना क्या है? ऑब्वियस ये एक प्रोसेस है. ये एक प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? अपने स्टोरेज स्पेस को सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या रखना है? कूल रखना है, ठंडा रखना है. सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ठंडा रखना है. ऑब्वियस ठंडा कैसे रहेगा? बाय एक्सट्रैक्टिंग द हीट विथ सम स्पेशल डिवाइस, एंड दैट सम स्पेशल डिवाइस इज कॉल्ड एज द रेफ्रिजरेटर. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या है? बहुत ज्यादा कुछ डिफिनेशन नहीं. रेफ्रिजरेशन है क्या? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन? इट इज क्वाइट सिंपल डिफिनेशन कि हमें अपने स्टोरेज स्पेस को क्या करना है? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या रखना है? ठंडा रखना है. ठीक है ना, कूल रखना है. कैसे कूल रख पाएंगे? ऑब्वियस उस स्टोरेज स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करके. अब हीट एक्सट्रैक्ट कर कैसे होगा? एक उसके लिए हम स्पेशल डिवाइस का यूटिलाइजेशन करते हैं, एक स्पेशल डिवाइस यूज करते हैं. दैट स्पेशल डिवाइस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द व्हाट? रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटिंग मशीन. ठीक है ना, दैट वन इज एग्जैक्टली. अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें अपने स्टोरेज स्पेस को क्या करना है? कॉन्टिन्यूअसली. अगर सपोज टू बी एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया है या रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, आपने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर लगा रखा है, अपने स्टोरेज स्पेस को सपोज टू बी 5 डिग्री सेल्सियस पे आपको कॉन्टिन्यूअसली मेंटेन करना है. अब कॉन्टिन्यूअसली मेंटेन करना है तो ऑब्वियस वो पूरा का पूरा सिस्टम किस में वर्क होना चाहिए? वर्किंग अंडर द साइकिल. कॉन्टिन्यूअस मेंटेन करना है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस. अगर एक प्रोसेस की बात करें, किसी भी थर्मोडायनामिक्स में आपने बहुत सारे प्रोसेसेस देखे होंगे. किसी भी प्रोसेस की बात करें तो एक प्रोसेस एक पॉइंट पे जाके एंड हो जाता है. एक पॉइंट पे जाके एंड हो जाता है. इसी कारण, जिसके कारण आप एक क्या होगा? किसी ना किसी पॉइंट पे जाके एंड हो जाता है एक प्रोसेस. व्हाट हैपन? आपका स्टोरेज स्पेस को कॉन्टिन्यूअसली कूल करना है, कॉन्टिन्यूअसली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है. व्हाट इज दैट मीनिंग? ठीक है ना, एक आपका सिस्टम जो होगा वर्किंग अंडर ए प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके एंड हो जाएगा और कूल किया, प्रोसेस खत्म. ठीक है ना, प्रोसेस खत्म. फिर से फर्दर एक्सट्रैक्शन के लिए उसी प्रोसेस को रिपीट होना होगा. फिर से फर्दर एक्सट्रैक्शन के लिए उसी प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन होना होगा. यानी कि क्या होना होगा? द सिस्टम मस्ट अंडरगोइंग अ साइकिल. फिर से इस प्रोसेस में आएगा, हीट एक्सट्रैक्ट करेगा. फिर से इस प्रोसेस में आएगा, हीट एक्सट्रैक्ट करेगा. ट्राई टू रियलाइज. ठीक है ना, तो मैंने कहा कि हीट एक्सट्रैक्ट करना है आपको, हीट कॉन्टिन्यूअसली एक्सट्रैक्ट करना है, कॉन्टिन्यूअसली आपको 5 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखना है. तो ऑब्वियस सिस्टम हमारा वर्किंग अंडर अ साइकिल होगा, क्योंकि एक प्रोसेस क्या होता है? एक प्रोसेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आके एंड हो जाता है, और एंड हो जाएगा तो एक बार एक्सट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद काम खत्म. दैट वन इज इंटरमिटेंट प्रोसेस कहते हैं. क्या कहते हैं? दैट वन इज द इंटरमिटेंट प्रोसेस. लेकिन फर्दर हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें वही प्रोसेस फिर से रिपीट करना होगा, और वही प्रोसेस फिर से रिपीट करने के लिए सिस्टम मस्ट अंडरगोइंग अ साइकिल, मस्ट अंडरगोइंग अ थर्मोडायनामिक साइकिल. इस बात का ध्यान रखिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, मस्ट अंडरगोइंग अ थर्मोडायनामिक साइकिल. तो अगर कॉन्टिन्यूअस हमें सिस्टम, कॉन्टिन्यूअस हमें क्या करना है? सिस्टम में क्या आपको मेंटेन करना है? कूल करके रखना है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना है. द सिस्टम मस्ट अंडरगोइंग अ साइकिल. द रेफ्रिजरेटिंग मशीन मस्ट अंडरगोइंग अ साइकिल. इस बात का ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है, वही सब चीज लिखा हुआ है. देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग, it is the process of maintaining it is the process of maintaining it is the process of maintaining the lower temperature compared to the surrounding.
क्लियरली दिख रहा है। बाय एक्सट्रैक्टिंग, कैसे मेंटेन करेंगे? बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर स्टोरेज स्पेस, उस स्टोरेज स्पेस से जिसका टेम्परेचर क्या है? लोअर देन द सराउंडिंग है, लोअर टेम्परेचर स्टोरेज स्पेस, एंड रिजेक्टेड टू सराउंडिंग। और क्या होगा? एक्सट्रैक्ट करके कहीं ना कहीं हमें तो रिजेक्ट करना पड़ेगा ना, कहां रिजेक्ट करेंगे? सराउंडिंग को रिजेक्ट करेंगे, स्पेस, एंड रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग बाय ए स्पेशल डिवाइस कॉल्ड एज रेफ्रिजरेटर। एक बार कंटिन्यूअसली पढ़ दे रहा हूं। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू द सराउंडिंग बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर स्टोरेज स्पेस एंड rejected to surrounding by a special device called as refrigerator। अब यहां पे देखिए called as a refrigerator, ठीक है। to maintain continuous low temperature the device must operate in a cycle। to maintain continuous low temperature the device must operate in a cycle। मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है, कि स्टोरेज स्पेस को अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना है तो एक प्रोसेस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोसेस आपका इंटरमिटेंट प्रोसेस होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, एक दूसरे पॉइंट पे एंड हो जाएगा। अगर आपका हीट एक्सट्रैक्शन हुआ तो एक बार हीट एक्सट्रैक्शन होकर काम खत्म, लेकिन अगर आपको लगातार हीट एक्सट्रैक्शन करके 5 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखना है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली? लगातार वो प्रोसेस आपको लगातार प्रोसेस यूटिलाइज करना पड़ेगा, फिर से वो प्रोसेस आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को बार बार यूटिलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को हमेशा थ्रू आउट साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल में ऑपरेट होना होगा। दिस इज एग्जैक्टली, तो मैंने कहा टू मेंटेन कॉन्टिन्यूअस लो टेम्परेचर द डिवाइस मस्ट ऑपरेट इन अ साइकिल। नाउ द नेक्स्ट वन, रेफ्रिजरेंट। These are, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रेफ्रिजरेंट क्या होता है? रेफ्रिजरेंट क्या होता है? जो हमारे जनरली आप जानते होंगे, रेफ्रिजरेटर कह लो या एयर कंडीशनिंग सिस्टम कह लो, ठीक है ना, उसमें क्या होता है? ट्यूब्स होते हैं, उन ट्यूब्स के अंदर कुछ गैसेस, एक्चुअली जब हम देखेंगे तो लिक्विड और गैस के दोनों के फॉर्म में होते हैं आपके, समटाइम्स लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, समटाइम्स गैसेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जो उसके अंदर, ट्यूब्स के अंदर एक वर्किंग फ्लूइड फ्लो करता है, जिसके कारण एक्चुअली हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है, जिसके कारण हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है, ठीक है ना। दैट वर्किंग फ्लूइड इज एग्जैक्टली, ठीक है ना, दैट वर्किंग फ्लूइड इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। देखिए, दिस आर वर्किंग सब्सटेंस, ये वर्किंग सब्सटेंस और वर्किंग फ्लूइड लिख ही दिया मैंने, वर्किंग सब्सटेंस और वर्किंग फ्लूइड which are used for maintaining low temperature, सिंपल सी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट का नाम मैंने यहां पे लिख दिया है, डोंट वरी। रेफ्रिजरेंट के बारे में अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर, एक्चुअली केमिकल कंपाउंड होता है बट उसका एक कोड नेम होता है, किस तरीके से नेम नोमेनक्लेचर किया जाता है, एंड ऑल दिस थिंग्स, रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी। क्या होना चाहिए एक प्रॉपर रेफ्रिजरेटिंग मशीन के लिए, ठीक है ना, जिसके कारण उसका परफॉर्मेंस क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है ना, अच्छा से अच्छा हो, ठीक है। तो मैंने कहा कुछ एग्जाम्पल्स है रेफ्रिजरेंट के, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है ना, अपने न्यूमेरिकल में भी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो कुछ आपके फ्रीक्वेंट एग्जाम्पल्स, CCl3F, इसे R11 कहते हैं। कैसे? मैंने फिर से कहा कि किस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं हम देखेंगे, डोंट वरी। सॉरी, CCl2F2, that one is R12, ठीक है ना, R12 इसे कहते हैं। C2H2F4 इसे कहते हैं R134। आज के डेट में डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यही यूटिलाइज होता है, R134। एक्चुअली इसका आइसोमर्स यूटिलाइज होता है R134A, इसका आइसोथर्मर्स यूटिलाइज होता है, आइसोमर्स अब जानते होंगे, आइसोमर्स के बारे में अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना।
ठीक है, दैट वन इज द R134A, ठीक है। ये ज़्यादा इफिशियंट होता है दैन दिस वन, ठीक है। R1 ज़्यादा आपका आइसोमर्स R134A, ठीक है। NH3R717, ठीक है, इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट कहते हैं, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट कहते हैं। दैट वन इज R744। डोंट वरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अमोनिया है, आप जानते हो, ठीक है ना। हालांकि इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग CO2 का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं अपने रेफ्रिजरेटर वगैरह में, बताऊंगा क्यों, डोंट वरी। CO2 अपने इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग CO2 को अपने रेफ्रिजरेटर में एज अ रेफ्रिजरेंट यूज नहीं करते हैं, वी विल डिस्कस, ध्यान देंगे। मैंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट जब पढ़ेंगे तो अपने आप सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है ना। दिस वन इज द अमोनिया, दिस वन इज द CO2, दिस वन इज द CH2F2। आज के डेट में बहुत फ्रिक्वेंटली आपका एयर कंडीशनिंग में जो रेफ्रिजरेंट यूटिलाइज होता है, दैट वन इज द R32, ठीक है ना, CH2F2। इसका दो चीजें, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बहुत कम है और ओजोन लेयर डिप्लेशन तो बिल्कुल जीरो है, ठीक है ना। ओजोन मेनली आपका दो चीजों पे ध्यान दिया जाता है एक रेफ्रिजरेंट को एक रेफ्रिजरेंट पे रिसर्च करते हुए, एक रेफ्रिजरेंट पे को तैयार करते हुए, ठीक है ना। विच वन इज मोर इफिशियंट, दो चीजों पे मेनली ध्यान दिया जा रहा है आज के डेट में, ठीक है ना। क्या आपका कि उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम हो, जिसके कारण अगर ये समहाउ लीक कर जाए आपके सराउंडिंग में तो उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या हो, कम हो। और दूसरा इसका ओजोन लेयर डिप्लेशन, अगर ये लीक कर जाए तो ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में जाए तो ओजोन लेयर को डिप्लेट ना करे, ठीक है ना। तो इसका ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल जीरो, इवन इसका भी ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल जीरो। आज के डेट में जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूटिलाइज हो रहा है, इसका भी ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल जीरो, इसका भी ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल ऑब्वियस, इनका भी ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल जीरो है, बट इसका ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट भी बहुत कम है। और सबसे कम आपका किसका है, सबसे कम आपका CO2 का है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, सबसे कम आपका ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट इस CO2 का है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और एक आपका CHF2Cl, ये पुराने एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले अगर आपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम खरीदा है तो उसमें देखोगे आप कि उसमें जो रेफ्रिजरेंट यूटिलाइज होता है, दैट वन इज द R22, दैट वन इज R22, ठीक है ना। आज के डेट में ऑलमोस्ट कोशिश यही की जा रही है कि सारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम से या सारे किससे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वगैरह से इस Cl, बेसिकली इस Cl को क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, इस Cl को समहाउ रिप्लेस कर दिया जाए। कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड हो या एक ऐसा रेफ्रिजरेंट हो जिसमें किसी तरीके का क्लोरीन ना आए, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही जरूरी है ये समझना, ठीक है। मैंने कहा कि 4 से 5 साल पहले के जब आप AC देखोगे तो आप देखोगे व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये आपको R22 इसमें मिलेगा। नाउअडेज अगर आप AC खरीदने जाओगे तो आपको जनरली क्या मिलेगा, R32 मिलेगा, ठीक है ना। मैंने कहा कि व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी रेफ्रिजरेंट हैं उसमें से इस Cl को कंप्लीटली क्या कर दिया जाए, वैनिश कर दिया जाए, हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये Cl ही क्या है, ओजोन लेयर। जब ये लीक होता है इनको एक्चुअली क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसको कहते हैं HCFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको सिर्फ कहते हैं HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसको भी कहते हैं HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दैट वन इज स्टिल CFC, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, इनका कोड नेम तो है ही, बट इन रेफ्रिजरेंट को कहते हैं जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन हो उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे HCFC, जिसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन हो HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और
ये तो इनऑर्गेनिक आपके क्या हो गए, रेफ्रिजरेंट हो गए। ये तो बहुत ही इको फ्रेंडली होते हैं। CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत कम, बट इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसे बहुत ज़्यादा हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, NH3 भी देखेंगे, NH3 कहाँ यूटिलाइज करते हैं नाउ अडेज। NH3 जो यूटिलाइज करते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल मूव ऑनवर्ड। मैंने कहा कि रेफ्रिजरेंट, जितने भी रेफ्रिजरेंट हैं उसमें से कोशिश हमारी यही होती है Cl को खत्म कर दें। आज के डेट में जो भी रिसर्च चल रहा है, इसी से रिलेटेड रिसर्च चल रहा है कि जितने भी रेफ्रिजरेंट आए उसमें से क्या हो जाए, जितने भी रेफ्रिजरेंट यूज करें उसमें से Cl को, जितने तरीके के रेफ्रिजरेंट सिस्टम है, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो एयर कंडीशनिंग हो जाए, डोमेस्टिक हो जाए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो जाए, ठीक है ना, जो भी आपका रेफ्रिजरेंट सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो, वो सब के सब उस रेफ्रिजरेंट में से क्या हो जाए, Cl को खत्म कर दिया जाए। आज के डेट में थ्रू आउट रिसर्च यही चल रहा है, क्योंकि मेन जब ये गैस लीक होता है तो यही क्लोरीन क्या करता है, आपके इन्वायरमेंट में जाके, अपर एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन लेयर को क्या करता है, डिप्लेट करता है। डोंट वरी, मैं बताऊंगा किस तरीके से इसका चेन रिएक्शन होता है। एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जब रिलीज होता है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जब रिलीज होता है तो वो अपर एटमॉस्फेयर में जाके ऑलमोस्ट चेन रिएक्शन करके 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। 1 लाख, ट्राई टू रियलाइज। मैंने कहा कि चेन रिएक्शन बताऊंगा जब हम रेफ्रिजरेंट पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, 1 लाख O3 मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल को, O3 मॉलिक्यूल को ओजोन मॉलिक्यूल कहते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, जिसके कारण आज के डेट में हार्मफुल क्या होते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस हमारे अर्थ तक पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, दिस इज एग्जैक्टली योर, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली, कोशिश यही की जा रही है कि 2030 तक जितने भी रेफ्रिजरेंट है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस से हो, चाहे वो किसके पर्पस से हो, आपके डोमेस्टिक पर्पस से हो, सारे रेफ्रिजरेंट में से क्लोरीन को खत्म कर दिया जाए। इवन आपके पास अगर पुराना एसी जिसमें R22 यूटिलाइज हो रहा है और एसी का बहुत ज्यादा वो होता है, लाइफ होता है, अगर वो एसी सपोज टू बी 2030 तक रह गया तो उसके बाद आपका वो रेफ्रिजरेंट अगर लीक हो गया तो वो एसी बेकार हो गया, उसके बाद वो रेफ्रिजरेंट मिलने वाला भी नहीं है। जैसे आज के डेट में R12 कंप्लीटली वैनिश हो गया है, R11 कंप्लीटली वैनिश हो चुका है। ये आज के डेट में गैसेस नहीं मिलते हैं, गैसेस यूटिलाइज बिल्कुल भी नहीं होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस हो जाए, चाहे वो कौन सा पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस हो जाए। ट्राई टू रियलाइज। ठीक है, तो उसके बाद वो गैस मिलने वाला भी नहीं है, वो रेफ्रिजरेंट मिलने वाला भी नहीं है मार्केट में, और वो एसी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा दिस इज एग्जैक्टली रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के बारे में अलग से टॉपिक कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ विल सी द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, अब इस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बहुत तरीके से कह सकते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, या रेफ्रिजरेशन लोड का हो, या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का हो, बहुत वर्ड यूटिलाइज होते हैं। कूलिंग इफेक्ट का हो, कूलिंग लोड का हो, कूलिंग कैपेसिटी का हो, कुछ भी। या फिर प्रीवियसली जब हम किसका ग्लिम्स ले रहे थे, ग्लिम्स किसका, थर्मोडायनेमिक्स का ले रहे थे, इसी को हम कह रहे थे रेफ्रिजरेटर के लिए डिजायर्ड इफेक्ट और डिजायर्ड आउटपुट, इसी कूलिंग लोड को हम कह रहे थे। ठीक है ना, इसी कूलिंग लोड को हम कह रहे थे डिजायर्ड इफेक्ट या डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या है, सिंपल, समझ ही गया होगा यार, कि जब मैंने ये बता ही दिया कि डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड इफेक्ट, अब इतने नाम से जो आप नाम कह लो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कह लो, रेफ्रिजरेशन लोड कह लो, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कह लो। समटाइम्स ये हो सकता है कि किलो जूल में ये बताया जाए, समटाइम्स ये हो सकता है कि किलो वॉट में बताया जाए, समटाइम्स ये हो सकता है किलो जूल पर मास बताया जाए, पर यूनिट मास बेसिस पे बताया जाए, और समटाइम्स हो सकता है किलो जूल पर सेकंड के बेसिस पे बताया जाए, वॉटेज किलो वॉट के बेसिस पे बताया जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज बस। लेकिन सबको कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन लोड, कैपेसिटी, कूलिंग इफेक्ट, लोड, कैपेसिटी, दैट वन इज नथिंग बट द डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड आउटपुट फॉर द रेफ्रिजरेटिंग मशीन। ठीक है ना, अब क्या समझ ही गया होगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट
which is to be extracted from storage space in order to maintain lower temperature. In order to maintain the lower temperature, storage space से कितना हीट एक्सट्रैक्ट करें कि वो क्या हो जाए हमारा, ठीक है ना. ऑलरेडी बता चुका हूँ डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड इफेक्ट के बारे में प्रॉपरली, ठीक है ना. तो दैट वन इज कैसे हीट लीक होता है आपके स्टोरेज स्पेस में, सब कुछ बता चुका हूँ. हालांकि थोड़ा बहुत एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हम क्या देखेंगे, कूलिंग लोड के बारे में देखेंगे, ठीक है. कैलकुलेशन ऑफ लोड देखेंगे हम, ठीक है ना. ये टाइप्स ऑफ लोड देखेंगे, डोंट वरी, सब कुछ एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हम देखेंगे कि आपके एक रूम में किस तरीके से हीट आ सकता है, सब कुछ हम देखेंगे, डोंट वरी. वैसे थोड़ा बहुत ग्लिम्स तो हमने ले ही लिया है, ठीक है. तो यही यहाँ से एक्सट्रैक्ट जो हो रहा है आपका, यही जो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, दैट वन इज योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और रेफ्रिजरेशन लोड या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, जो भी कह लो, या डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड इफेक्ट फॉर द रेफ्रिजरेटिंग मशीन. यहाँ पे एक नोट पॉइंट कर लीजिए, यहाँ पे एक नोट पॉइंट कर लीजिए. व्हाट इज द नोट पॉइंट? नोट पॉइंट ये है कि आपका हीट पंप के लिए, हीट पंप के लिए क्या देखते हैं, डिजायर्ड आउटपुट. क्या देखते हैं, डिजायर्ड आउटपुट को, डिजायर्ड आउटपुट को, डिजायर्ड आउटपुट को क्या कहते हैं, दैट वन इज द डिजायर्ड आउटपुट को व्हाट वी कॉल्ड एज, डिजायर्ड आउटपुट को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग लोड. हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग लोड, ठीक है. नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी. सीओपी के बारे में सिग्निफिकेंस यही है कि सीओपी हमारा डायरेक्टली रनिंग कॉस्ट बताता है, डायरेक्टली रनिंग कॉस्ट ऑफ द डिवाइस, दैट्स इट, रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन, ठीक है. क्योंकि एक पर्टिकुलर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के लिए जितना ही वर्क डन कम होता जाएगा, वर्क इनपुट कम होता जाएगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जितना ही वर्क इनपुट कम होता जाएगा, जितना ही वर्क इनपुट कम होता जाएगा, उतना ही सीओपी आपका क्या होता जाएगा. देखिए ना, याद करिए, क्या सकते हैं, विल सी द सीओपी इज व्हाट, डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट बाय कूलिंग, डिजायर्ड आउटपुट बाय वर्क इनपुट, यही देते हैं ना. और या फिर कह लो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, यही देते हैं ना. ट्राई टू रियलाइज, एक पर्टिकुलर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए ये जितना ही कम होता जाएगा, ये जितना ही कम होता जाएगा, व्हाट इज, उतना ही आपके डिवाइस का परफॉर्मेंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा. अब अपने रेफ्रिजरेटिंग डिवाइस को या एयर कंडीशनिंग डिवाइस को आप कैसे वर्क इनपुट प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ना. इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मोटर चलता है और मोटर के थ्रू आपका कंप्रेसर चलता है, ठीक है ना. इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क इनपुट डिवाइस आप, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर इनपुट दोगे तो बिजली का बिल तो आना ही है, ठीक है ना. इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो होना ही है, यानी कि अगर ये कम होगा तो सीओपी क्या होगा, सीओपी इंक्रीज होगा. और सीओपी इंक्रीज होने का मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फॉर द सेम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और सेम रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी या कूलिंग लोड, जो भी कह लो, कूलिंग लोड, ठीक है ना. कूलिंग लोड के लिए, सेम कूलिंग लोड के लिए अगर वर्क इनपुट कम हो रहा है, सीओपी बढ़ेगा. और वर्क इनपुट कम हो रहा है तो सेम रेफ्रिजरेशन लोड के लिए क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका कम हो जाएगा. ट्राई टू रियलाइज प्लीज, यही तो मैंने लिखा है, बाकी कुछ तो है ही नहीं. एज द सीओपी इंक्रीजेज, इट मींस फॉर द सेम रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, for the same refrigeration capacity, power input will be less. Power input क्या हो जाएगा, power input will be less, that is electricity consumption will be less than, that is electricity consumption will be less. that's why we can say, यहाँ पे why लिख लो, that's why we can say that COP directly shows the running cost of the refrigerator, या heat pump, जो भी कह लो, running cost of the refrigerating machine, ठीक है ना, running cost of the refrigerating machine. Now we will see the next one, unit of refrigeration.
Now, unit of refrigeration, sometimes it is also called as a tonnage of refrigeration. Tonnage of refrigeration. Tonnage of refrigeration. जैसे किस में डिनोट करते हैं? टीआर में डिनोट करते हैं आप. टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब ये मत सोचना कि जनरली कहते हैं ये एसी कितने टन का है, 2 टन का है, 1 टन का है, 1.5 टन का है. नहीं, प्लीज, इसका मतलब ये नहीं कि ये रेफ्रिजरेशन का क्या है, वेट है. नहीं, दिस इज नॉट द टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन. हम जनरली कहते हैं कि ये एसी 1 टन, 1.5 टन टू 2 टन का है. इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 टन का है, 2 टन का या 3 टन का है. नहीं, दिस इज नॉट द वेट. दिस नॉट रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द एयर कंडीशनिंग सिस्टम. ये रिप्रेजेंट करता है कूलिंग लोड. एक्चुअली उस डिवाइस का, उस एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, उस रेफ्रिजरेटर का कितना कूलिंग लोड है. ठीक है ना, कितना कूलिंग लोड है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है. कितना हीट 1 सेकंड में वो एक्सट्रैक्ट कर देगा आपके रूम से, कितना हीट आपका एक्सट्रैक्ट कर देगा वो आपके रूम से. इस बात का ध्यान दीजिएगा प्लीज. दिस इज एग्जैक्टली द टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन. बताऊंगा कि आखिर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन क्यों आया. डोंट वरी. देखिए क्या कहलाता है इस टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन या यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन को. इट इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड. It is equivalent production of cold at the rate. चलो पहले इसे मैं सिंपल तरीके से बता लूं. मैंने कहा कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन और टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, कितना 1 सेकंड में हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, वही आपका टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन है. और इसे रियलाइज कैसे करते हैं, ट्राई टू रियलाइज. इसे समझने की कोशिश करिएगा. दैट वन इज इक्विवेलेंट. पहले हम समझते हैं इक्विवेलेंट क्या है. दैट वन इज इक्विवेलेंट. आपका 1 टन ऑफ वाटर, सैचुरेटेड वाटर, 1 टन ऑफ वाटर. ये टन कौन सा, यूएस टन. यूएस टन, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टन जो होता है आपका, टनेज जो होता है आपका 1000 केजी होता है. लेकिन यूएस टन के अकॉर्डिंग जो टनेज होता है 2000 पाउंड होता है. ट्राई टू रियलाइज. मैंने कहा 1 टन ऑफ वाटर. यहां पे जो टनेज है दैट इज नॉट द अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड. इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 1 टन आपका क्या होता है, 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी. According to Indian standard, according to Indian standard, 1 ton is equal to 1000 kg. But according to US standard, 1 ton का मतलब क्या हो जाता है, 1 ton का मतलब that one is 2000 pound. That one is equal to 907.2 kg exactly. Almost 907 kg. ठीक है ना, almost 907 kg ले सकते हो आप. Almost 907 kg ले सकते हो. तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे हम टनेज देख रहे हैं, टनेज ऑफ वाटर यूएस टन के अकॉर्डिंग, यानी कि अपने कैलकुलेशन में हम इसे यूटिलाइज करेंगे जब यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन देखेंगे तो. ठीक है ना. मैंने कहा कि किस तरीके से कितना हीट एक्सट्रैक्ट होगा आपके स्टोरेज स्पेस से, उसे किस तरीके से इक्विवेलेंट देखते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, पहले समझ लीजिए. ठीक है ना, ये समझ लीजिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने कहा कि 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. आप भी जानते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर एकदम से आइस में नहीं कन्वर्ट हो जाता. उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, लैटेंट हीट को फर्दर एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तब जाके वाटर से वो किस में कन्वर्ट होगा, आप जानते होगे. ठीक है ना. फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वाटर को ठंडा करना शुरू किया, 0 डिग्री सेल्सियस में एकदम से आइस में वो कन्वर्ट नहीं हो जाता है.
फर्दर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर पहुंच गया, फर्दर उसमें से लैटेंट हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसे लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग कहते हैं या लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। वो आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो आइस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो क्या किया, 1 टन ऑफ वाटर, इसमें से क्या किया, एक्सट्रैक्ट लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग कह लो या फिर क्या कह लो, दैट वन इज फ्यूजन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। ये एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और तब जाके ये क्या बनेगा, ठीक है, दैट वन इज 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, तब जाके ये क्या बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका। और फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये मास तो सेम ही रहेगा ना, 1 टन ही रहेगा, दैट वन इज द 1 टन ऑफ आइस बन जाएगा। ठीक है, तो जितना एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जितना हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनने तक 1 टन के लिए, वही आपका क्या हो जाता है, उसे ही डिनोट करते हैं, उससे ही जितना हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा उसे ही सिंपली हम क्या कहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज द टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन, दैट वन इज कॉल्ड एज द टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है ना। अब मैंने कहा कि एक लिख दे रहा हूं, मैंने मान लो कि 1 TR में सर्टेन x किलोवाट आ गया, इतना हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे पर सेकेंड, 24 आवर कह रहा ना, 24 आवर में इतना हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 1 सेकेंड के लिए कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा बताऊंगा, कैलकुलेशन बताऊंगा, डोंट वरी। 1 TR में x किलोवाट आपका आ गया, ठीक है, 1 टन में 1 TR में x किलोवाट आपका आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि इस स्टोरेज स्पेस, इस रूम में से, इस रूम को 20 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करने के लिए लगातार इसमें से 5000 किलोवाट 5000 वाट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस रूम में से क्या करना पड़ेगा, इस क्लासरूम में से, ठीक है ना, व्हाट हैपन, इस रूम को 20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करने के लिए यहां से 5000 वाट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कितना टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन का, कितना टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन के एसी का हमें रिक्वायरमेंट होगा, सिंपल सी बात है, x किलोवाट में 1 TR, x किलोवाट में 1 TR, तो 5000 किलोवाट में कितना हो जाएगा, 5000 किलोवाट में सिंपली 5000 by x, that one is the y TR, that one is the y TR. I hope you can understand. This is the unit of refrigeration. This is the unit of refrigeration. फिर से रिपीट कर दूं, बहुत ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन कह लो या टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन कह लो, टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन कह लो, दैट वन इज डिनोटेड एज द TR, TR से डिनोट करेंगे। इसके डिफिनीशन पे आने से पहले ये देखते हैं कि टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि, ठीक है ना, हम कहते हैं कि 1 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, इसका मतलब वो क्या बताता है, कूलिंग लोड बताता है कि 1 सेकंड में कितना हीट आपको एक्सट्रैक्ट करेगा आपके रूम से। तो वो TR कैसे दिया जाता है, टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन कैसे किया जाता है, वो हम रियलाइज करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा उसके लिए क्या किया जाता है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन लिया गया टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए, ठीक है, एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन लिया गया। इसमें क्या किया गया, 1 टन ऑफ वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया। अब मैंने कहा टन का मतलब यूएस टन, नॉट द इंडियन टन, इंडियन टन और यूएस टन का मतलब बता दिया मैंने, ठीक है ना, इंडियन टन, टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा वाटर नॉट एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठंडा हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे एकदम से आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे पहुंचता है, फिर फर्दर उसमें से लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तब जाके वो आइस में कन्वर्ट होता है। इसे कहते हैं सैचुरेटेड वाटर कहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड वाटर, और इसे कहते हैं सैचुरेटेड आइस, दैट वन इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड आइस।
that one is saturated water at 0 degrees Celsius and that one is saturated ice at 0 degrees Celsius. जिस तरीके से मैंने बताया था saturated pure properties of pure substance में याद करिए saturated liquid and saturated vapor. Saturated liquid at 100 degrees Celsius and saturated liquid saturated vapor at 100 degrees Celsius. Saturated water at 100 degrees Celsius and saturated vapor at 100 degrees Celsius in the same way. ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, थोड़ा सा भी हीट एक्सट्रैक्ट किया, आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, इसलिए इसे कहते हैं सैचुरेटेड वाटर. और यहाँ पे थोड़ा सा भी हीट दिया तो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड आइस. तो मैंने कहा सैचुरेटेड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस से कितना लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्सट्रैक्ट करें 1 टन इज के लिए, ठीक है ना. दैट वन इज क्या हो जाए आपका, ये 1 टन ऑफ सैचुरेटेड आइस में कन्वर्ट हो जाए एट 0 डिग्री सेल्सियस. और जितना हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जितना हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा वही आपका क्या कहलाएगा. मान लो कि x किलोवाट आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 24 घंटे में, 24 आवर में जितना एक्सट्रैक्ट करना पड़ा, ठीक है ना. ये ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग और फ्यूजन इन 24 आवर्स, ठीक है. 24 आवर्स में जितना एक्सट्रैक्ट किया गया तो उसी के हिसाब से आप निकाल सकते हो कि 1 सेकंड में कितना एक्सट्रैक्ट किया गया. तो वही क्या हो जाएगा आपका 1 TR इज इक्वल टू x किलोवाट. जितना 1 सेकंड में एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वही क्या हो जाएगा 1 TR के बराबर हो जाएगा. अगर सपोज टू बी, अब मैं कहूं कि सपोज इस रूम से 5000 वाट आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि 5 किलोवाट आपको एक्सट्रैक्ट करना है, 5 किलो जूल 1 सेकंड में एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो कितने टन का रेफ्रिजरेशन आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, कितने टन का कूलिंग लोड आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा. तो वो क्या हो जाएगा आपका x किलोवाट के लिए, x किलोवाट के लिए 1 TR, तो 5 किलोवाट के लिए कितना TR, 5 किलोवाट के लिए कितना TR. तो सिंपली क्या करोगे 5000 5 किलो 5 by x जो बनेगा आपका, that one is the YTR, that one is the YTR. कैलकुलेशन बताऊंगा कि ये x किलोवाट कितना होगा, डोंट वरी, ठीक है. नाउ दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज द टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन, टनेज ऑफ YTR, ठीक है ना. यही आपका इसका कैलकुलेशन, हम x किलोवाट क्या होगा क्या नहीं, विल सी द मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम प्रॉपर वे में देखेंगे. सबसे पहले डिफिनीशन तो अभी तक नहीं बताया मैंने, ये तो पहले मैं क्या कर रहा था, बता रहा था कि टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है और उसी के अकॉर्डिंग कैसे हम कूलिंग लोड को डिफाइन करते हैं फॉर द एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है ना. रेफ्रिजरेशन सिस्टम को किस तरीके से डिफाइन करते हैं. अब यहाँ पे डिफिनीशन देखेंगे. यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, इट इज इक्विवेलेंट. ध्यान दीजिएगा, टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन या कूलिंग लोड जो भी डिफाइन करेंगे अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए, इट इज पहले ही क्या दिया, इक्विवेलेंट. इट इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड. अरे मैं कह रहा हूं कि 5 किलोवाट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इसे टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन में कन्वर्ट करिए. और टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है आपका, सैचुरेटेड आइस एट 0 डिग्री, सैचुरेटेड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस से कितना 1 टन ऑफ वाटर, 1 टन ऑफ सैचुरेटेड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस से कितना हीट निकालें कि वो 24 घंटे में क्या कन्वर्ट हो जाए, 1 टन ऑफ सैचुरेटेड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है. तो जो भी हम यहाँ पे कूलिंग लोड दे रहे हैं किसके इक्विवेलेंट देख रहे हैं, उसी टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन, उसी प्रोडक्शन ऑफ सैचुरेटेड आइस इन 24 आवर देख रहे हैं ना. 1 टन ऑफ सैचुरेटेड वाटर को 24 आवर में 1 टन ऑफ सैचुरेटेड आइस प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना उसके लिए हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसी की इक्विवेलेंट कूलिंग लोड देख रहे हैं ना. इसीलिए दैट वन इज क्लियरली लिख रखा है, इट इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्शन, इट इज इक्विवेलेंट to production of cold at the rate at which heat is to be removed from 1 ton, US ton लिख दिया है मैंने, 1 ton of water, it will be better saturated water at 0 degree Celsius to freeze it into ice, saturated ice, it will be better.
saturated ice at 0 degrees Celsius in 24 hours. प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड किसके इक्विवेलेंट? ये तो सीधे बता रहा है कि 5 किलोवाट चाहिए हमें। प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड कितना चाहिए? सीधे बता रहा है कि 5 किलोवाट चाहिए, लेकिन इसे किसके इक्विवेलेंट देखना है हमें? टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन के इक्विवेलेंट देखना है। और टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन कैसे निकलेगा? जब हम 1 टन ऑफ सैचुरेटेड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करेंगे? आइस में कन्वर्ट करेंगे। 1 टन ऑफ सैचुरेटेड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस 24 आवर में कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसी के इक्विवेलेंट हम 5 किलोवाट को देखेंगे। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, योर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है ना, TR से डिनोट करते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इट इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड एट द रेट एट विच हीट इज टू बी रिमूव्ड from 1 ton of saturated water at 0 degrees Celsius to freeze it into saturated ice at 0 degrees Celsius in 24 hours. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। Then after we will see the calculation of what tonnage of refrigeration. Then after we will see what ideal रेफ्रिजरेशन साइकिल, दैट इज नथिंग बट द कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल। उसके लिए COP वगैरह देखेंगे। देन आफ्टर वी विल सी द न्यूमेरिकल्स ऑन द कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल, और देन आफ्टर वी विल मूव टू द वेपर कंप्रेशन साइकिल, एंड दैट वेपर कंप्रेशन साइकिल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द गेट एग्जामिनेशन। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस देखे। डिफिनेशन में क्या देखा? सबसे पहले रेफ्रिजरेशन देखा, उसके बाद रेफ्रिजरेंट देखा, उसके बाद रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखा, देन आफ्टर सिग्निफिकेंस ऑफ COP देखा, देन आफ्टर यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन देखा। नाउ आई मूव टू द कैलकुलेशन ऑफ टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन।